नमस्कार दोस्तों, ये दूसरा भाग है जॉन मिलिंगटन सिंह द्वारा लिखित राइडर्स टू द सी। ये जो महान एकांकी नाटक है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से डिस्कस करूंगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब नाटक का पर्दा उठता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये मछुआरे अक्सर जो है मछली पकड़ने जाते थे और जान गंवा देते थे। तो जब नाटक का पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि ये जो सीन है वो एक ही जगह रहता है। जैसे ग्रीक नाटकों में सीन परिवर्तन नहीं होता था, तो एक दिन की मैक्सिमम कहानी होती थी, तो इसमें कुछ घंटों की ही कहानी कही गई है। तो जो कुछ होता है 3-4 घंटों में हो जाता है। तो हमेशा ही सीन रहता है क्या, मौर्य जो ओल्ड लेडी है, जो ये फिशरमैन की फैमिली है, जिसका एक सबसे छोटा सदस्य जवान लड़का बाटले जो है अंतिम सर से बचा है, बाकी समुद्र ने सबको लील लिया है, सबको मार दिया है। मौर्य के 6 बेटे थे, इसमें 5 मारे जा चुके हैं। उसका पति भी मारा जा चुका है। एक ही तरीके से मछली मारने जाते हैं और वो समुद्र जो है उन्हें निगल लेता है। तो समुद्र हमेशा गर्जन करते रहता है और उसकी तेज़ हवाएं जो हैं वो टकराती हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। उसके किचन जो है, उसके कॉटेज का जो किचन है, यही सीन है इस नाटक का हमेशा शुरू से अंत तक। तो जैसे ही पर्दा उठता है तो देखते हैं कि किचन का ये जो है दृश्य है, जिसमें कैथलीन और नोरा जो है वो दोनों, नोरा दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, वो एक बंडल लिए हुए है और गांव के पुजारी ने वो बंडल दिया है कि जांच करने के लिए कि ये देख लो कि तुम्हारे भाई के शरीर से उतारे हुए कपड़े तो नहीं हैं। तो माइकल जो उसका 5वां बेटा है, हाल ही में वो डूब गया है और उसके डेड बॉडी की तलाश जारी है। और पूरा यकीन हो गया है गांव वालों को और मौर्य को भी कि वो भी अन्य पुरुष मेंबर की तरह मर गया है। तो माइकल के डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही है मौर्य, और बार बार वो हर 2-4 घंटे में वो समुद्र के किनारे जाती है, समुद्र तट पर, और वहाँ देखती है कि समुद्र जो है, समुद्र सब कुछ किनारे की तरफ फेंक देता है। तो उसके डेड बॉडी का इंतज़ार है। ये क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन बिलीफ में वो आइलैंडर्स बिलीव करते थे कि डीप एक ग्रेव में उनको एक कब्र बहुत गहरी होनी चाहिए और उसमें जो है दफन करना जो है आत्मा को शांति, दफन करने से आत्मा को शांति मिल जाती है। तो एक एलेजियक टोन है, एक शोक का माहौल है। और जैसे ही देखते हैं कि किचन में कुछ तख्ते लकड़ी के, उसने ताज़ा मेनलैंड यानी आयरलैंड के कोनेमारा एक कोई बाज़ार है, वहाँ से वो 3-4-5 तख्ते मंगवाई है, जिसका एक कॉफिन बनाना है। तो मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में दफनाया जाता है। तो ये लोग भी रोमन कैथोलिक शायद हैं, तो ये ईसाई हैं। तो वो दफन करने के लिए एक वो तख्ते रखे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रही है कि कब माइकल की डेड बॉडी आए और वो उसको दफन किया जाए। तो इसी बीच जो है वो बाटले भीतर आता है कॉटेज के और कहता है कि मुझे एक रस्सी चाहिए, क्योंकि बाटले कहता है कि इस घर में पैसे की कमी है, तो मुझे घोड़े बेचने हैं। घर के जो घोड़े हैं, एक रेड मेयर है, एक ग्रे पोनी है, एक लाल घोड़ी है और एक छोटा घोड़ा है ग्रे कलर का। तो ये दोनों ले करके वो मेनलैंड जाएगा और मेनलैंड जाने के लिए एक बड़ा जहाज़ होता था जो जेटी पर आता था उस द्वीप के, और वहाँ से वो मेनलैंड गैलवे बे में जाते थे। तो मेनलैंड में उसे जाना है उसी दिन, लेकिन मौर्य उसको रोकना चाहती है कि क्योंकि उस दिन जो है समुद्र जो है में उथल पुथल है, तूफान है। तो वो उसको आशंका है, डर है कि ये लास्ट बेटा है तो वो भी न कहीं मर जाए, तो वो उसको रोकना चाहती है। लेकिन बहनें कहती हैं कि भाई इनका काम है मर्दों का रोजी रोटी कमाना, और ये डेंजर, ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, तो तुम बेहतर है कि उसको मत रोको। तो मौर्य कहती है कि भाई क्या होगा अगर जो है कितना भी पैसा मिल जाए और एक ही बेटा जहाँ है, तो उसके सामने, उसके जान की कीमत के सामने 1 घोड़े 2 घोड़े 100 घोड़ों की क्या कीमत है। तो मौर्य रोकना चाहती है, लेकिन बाटले निकल जाता है। और उस समय ये एक सामाजिक प्रथा उनमें थी कि कोई अगर जर्नी पे जाता है तो उसे ब्लेस किया जाता है, गॉड ब्लेस यू ऐसे करके बोलेंगे, वो कहेगा आमीन। तो यहाँ गॉड ब्लेस नहीं कर पाती है और वो गुस्से में है और दुख में है उसे कि वो मान नहीं रहा है उसका बेटा, और निकल जाता है। तो बाटले दरवाजे से ही गॉड ब्लेस कहता है और मौर्य को आमीन कहना चाहिए, लेकिन आमीन उसके गले से निकलता नहीं, वहीं फंस के रह जाता है। तो वो जब निकल जाता है किचन से जो रस्सी ले करके
और वो घोड़ों को लेके अब जाएगा जहाँ जेटी है। तो वो निकल जाता है बाटले। तो इतने में वो देखती हैं बहनें कि जो केक जो ब्रेड तैयार कर रही हैं उसके जर्नी के लिए, वो चूल्हे पर जो है वहीं यूँ ही पड़ा है और बाटले निकल गया है और बाटले सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो वो बहनें कहती हैं, नौ कैथलीन कहती है बड़ी बेटी कि माँ जाओ तुम, ये मैं लपेट के दे देती हूँ, ये ब्रेड दे देना भाई को, सुबह से कुछ खाया नहीं। तो वो बहुत हंग्री है, वो बहुत भूखा मर जाएगा, और तुम ये लो, ये छड़ी ले लो और छड़ी से टिक करते करते जल्दी अगर तुम जाओगी तो रास्ते में वो मिल जाएगा, वहाँ तुम्हें उसको ब्लेस कर देना। तो वो जाती है, वो छड़ी लेती है, वो छड़ी जब लेती है तो उसको याद आता कि ये छड़ी उसके जो अभी मरा हुआ बेटा माइकल है उसकी छड़ी है। तो वो एक विलाप करते हुए कहती है कि कैसी दुनिया है हमारी, कि जहाँ बाहर की दुनिया में बूढ़े लोग मरते हैं, अपनी चीज़ें छोटों के लिए छोड़ जाते हैं, और हमारी ये दुनिया है, भगवान ने कैसी दुनिया बनाई जहाँ यंग लोग मरते हैं और बूढ़ों के लिए अपनी चीज़ें छोड़ जाते हैं। कितना मार्मिक ये डायलॉग है कि वो छड़ी को देख के रो उठती है उसकी माँ, और माइकल की याद आ जाती है उसकी। माइकल ने वो छड़ी खरीदी थी। तो वो बाहर जाती है और कुछ देर बाद में बहुत भयभीत सी, त्रस्त सी भीतर आती है, और उसके इस रूप को देख के वो बेटियां घबरा जाती हैं, क्या हुआ क्या हुआ, तुमने ये ब्रेड दिया क्यों नहीं, रोटी दिया क्यों नहीं। बोला कि मैंने बहुत ही भयंकर चीज़ देखी है। एक बार एक औरत ने देखी थी गांव में, एक ऐसी ही भयानक सी, उसके बाद मैंने देखी। एक औरत ने देखी थी, वो घटना जिक्र करती है कि एक औरत मर गई, तो उसने अपने पीछे एक बच्चे को छोड़ दिया, वो मर गई, उसका बच्चा छोटा था। तो एक दिन वो उसकी आत्मा आती है और वो उसी का रूप पकड़ के और उस बच्चे को वो गोद में उठा लेती है और लेके चली जाती है। तो उठाती है और वो लेके जाती है, और थोड़ी देर बाद बच्चा शायद मिल जाता है। तो ये सब कहानियाँ जॉन वेलिंगटन सिंह ने वहाँ घूम घूम के इस तरह के जो है वो सुपरस्टिशस भी थे, वो अंधविश्वास भी करते थे, और आत्मा, विचेस, डाइन, आत्माओं, इन सब में विश्वास करते थे। यानी क्रिश्चियन होते हुए भी प्री क्रिश्चियन बिलीफ, यानी पेगन लोग, क्रिश्चियनिटी विश्वास करती है कि जो आत्मा जो है वो शरीर मरने के बाद आत्मा ईश्वर के यहाँ चली जाती, जो भी हो, और एक दिन क़यामत में उनका निर्णय होगा वगैरह। तो क्रिश्चियन को रोना नहीं चाहिए, ये कोई रोने की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर उन्हें बुला लेता है आत्माओं को। तो लेकिन ये जो है पूरी तरह से क्रिश्चियन नहीं हुए, इनमें पेगनिज्म है ही। वो इवन पुजारी जो गांव का है उसकी बात नहीं मानते। वो मौर्य की बेटी कहती है कि देखो माँ, तुम शोक मत करो, क्योंकि गांव के पुजारी ने कहा है कि तुम रात को अगर तुम जाग करके प्रे करोगी तो ईश्वर तुम्हें पुत्रहीन नहीं बनाएगा। तो वो कहती है हाँ ठीक। तो वो कहती है कि आप, वो गांव का पुजारी क्या जानेगा, भगवान है लेकिन रोक नहीं सकता। तो इस तरह मौर्य जो है क्रिश्चियन बिलीफ को मानती नहीं है पूरी तरह से, और ऐसा ही हाल गांव के लोगों का भी है। जॉन वेलिंगटन सिंह ने जो वहाँ प्रवास किया, कई बार रहा वो, तो उसने एक किताब अपने संस्मरण लिखा है जिसका नाम है अरान आइलैंड्स। उसमें उसने प्रवास के दौरान जो भी सुना, गांव वालों के साथ रहा, और उन जो भी कहानियाँ उसने सुनी उनके रोज़मर्रा के जीवन से, ये जो जितने भी अनुभव उसको हुए, उसी अरान आइलैंड्स के अनुभव पर ही उसने लगभग अपने सारे जो है वो संस्मरण भी लिखा, और उसने जो नाटक भी जो हैं उसी अनुभव के आधार पर लिखे। तो W.B. येट्स का कहा मान के उसने अच्छा ही किया, उसे एक बहुत सा सामान मिल गया क्रिएटिव काम करने के लिए। तो बाटले जाता है, और मौर्य जब कहती है कि मैंने बहुत ही भयानक दृश्य देखा, तो बेटियां पूछती क्या देखा, तो उसने कहा कि वो बाटले जो है रेड मेयर पे, लाल घोड़ी पे चढ़ा हुआ था, और पीछे पीछे माइकल जो है वो ग्रे पोनी पर सवार हो गया, कोई जा रहा था और नए जूते पहने हुए था। तो इसका प्रतीकात्मक माने ये हुआ कि माइकल
दूसरी दुनिया से आ गया है और वो अपने भाई को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनते ही वो, चूँकि वो सुपरस्टिशस हैं, अंधविश्वासी हैं, तो सभी रोने लगते हैं तीनों। और होता भी यही है कि कुछ देर बाद जो है वो रोने लगते हैं कि अब तो कुछ नहीं रहा, अब हम लोग सभी अनाथ हो जाएंगे, अब जब रात आएगी तो हमारे पास एक भी बेटा नहीं रह जाएगा मेरे पास। इस तरह वो विलाप करने लगती है मौर्या। और वो बच्चियाँ भी लगभग विश्वास कर लेती हैं कि जो उसने दुःस्वप्न देखा है, जो दिवा स्वप्न ही देखा है, दिन में जो दृश्य देखा है वो सच है। और होता भी ऐसा ही, कुछ देर बाद बाटले का शव जो है एक नाव के जो सेल होता है उससे पानी चू रहा है, उसको ला करके लोग घर में रखते हैं। गांव की स्त्रियां आती हैं। और ये जो है आयरलैंड उस समय के द्वीपों में एक होता था कि ये जो भाग्य का जो क्रूर जो खेल चलता है, इसके खिलाफ यूं तो ये बहुत मुंह बंद करके विश्वास करते थे, बर्दाश्त करते थे। लेकिन जब डेथ होता था परिवार में, किसी परिवार में उस आइलैंड में, तो बड़े ही पीटियस, बड़े ही दयनीय तरीके से, हृदय विदारक तरीके से ये औरतें एक साथ होके एक एक रस्म होती है कीनिंग की, और बहुत देर तक रोती रहती थी और अपने पेटीकोट का एक हिस्सा सर पे रख लेती थी और वो कीनिंग करने लगती थी, जो बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता था। और ये जो है एक सामाजिक प्रथा थी कि मरे हुए आत्मा के लिए रोना। और सभी रोने लगते हैं। और फिर जो तख्ते रखे हुए हैं माइकल के डेड बॉडी का कॉफिन बनाने के लिए, वही जो हैं तख्ते अब जो हैं, जो उसके अंतिम बेटे बार्टले के लिए जो है वो तख्ते उसके कॉफिन बनाने के काम में आ जाते हैं। नाटक के बीच ये पता लग जाता है कि माइकल का डेड बॉडी जो है बहुत दूर पाया गया, समुद्र में तैरता हुआ, और उसे कब्र दे दिया गया है मेनलैंड आयरलैंड में। तो अब माइकल के शव को दफनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जो है बाटले उन लकड़ियों से में दफनाया जाता है जो माइकल के लिए होती हैं। तो इस तरह एक से दूसरे को जोड़ना, एक घटना एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ना, माइकल की छड़ी मौर्या लेके जाती है, माइकल के लिए तख्ते जो हैं कॉफिन के लिए वो बाटले के लिए व्यवहार होते हैं। और उसके लिए बाटले की यात्रा के लिए पकाया हुआ जो केक है, जो ब्रेड है, वो कॉफिन बनाने वाले खाते हैं। तो कॉफिन बनाया जाता है और वो जो रोटी जो ब्रेड मौर्या लेके गई थी वो कॉफिन बनाने वालों को दिया जाता है। और इस तरह जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है मौर्या की दुनिया में। और मौर्या जो है एक महान आत्मा की तरह एक यूनिवर्सल मदर हो जाती है। एक पूरी मानवता जो मृत्यु की छाया में जीती है, इस मानवता का वो प्रतीक बन जाती है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी नश्वर हैं, एक न एक दिन जाना है। और इसी नश्वरता को वो कहती है कि कोई भी हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता। ये समझ करके हम सभी को मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी तरह मेरे एक एक करके बच्चे मर गए। मेरा पति मर गया, उसका पति इसी तरह फिशिंग में मर गया, फिर एक एक करके उसके 5 बेटे और ये छठा बेटा, फिर पति का पिता भी इसी तरह मर गया था। तो अब सब खत्म हो गया है। अब मैं रात को आराम से सोऊंगी, जब इस द्वीप की अन्य स्त्रियां विलाप करती होंगी, आधी रात तक जाग जाग के अपने बेटों के प्राणों के लिए प्रार्थना कर रही होंगी। जो मछली मारने गए, उनके दूर गए, जो मेनलैंड गए, तो जब भी समुद्र पे होते हैं तो इन गांव की बूढ़ी औरतें जो हैं वो उनके रक्षा के लिए ईश्वर से रात भर जाग करके प्रार्थना करती हैं। तो मुझे वैसा नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत सुकून से बहुत दिनों बाद अच्छी तरह सो सकूँगी। और कहती है ईश्वर सबकी आत्मा को शांति दी। और एक महान एक संदेश जो ट्रेजिक है, और पूरी मानवता जीवन में भी मृत्यु की गोद में है, इसका जो है एक प्रतीकात्मक माने है इस एकांकी नाटक में। और मौर्या जो बूढ़ी औरत है वो पूरी मानवता का प्रतीक बन जाती है, एक यूनिवर्सल मैसेज देती है कि डेथ इज़ इनएस्केपेबल, मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर की ये उक्ति, जो जगत जो है वो काल यानी मृत्यु जो है वो चबेना की तरह जो है आदमी को खाता रहता है। गोद में उस चबेना रखा हुआ है और मुंह से वो मुट्ठी में उठाता है
कुछ प्राणियों को खा जाता है और कुछ इंतज़ार करते रहते हैं उसके गोद में, फिर उनकी उनकी बारी आती है, उनको काल खा जाता है। जगत चबेना काल का, कुछ में कुछ मुख में कुछ गोद, ऐसी ही कुछ बात राइडर्स टू द सी के अंत में आती है। तो राइडर्स टू द सी एक महान रचना है जो महान ग्रीक ट्रेजेडी जो दुखांत नाटक होते थे, उनके स्पिरिट, उनकी महान आत्मा इसमें उसी वैसा ही वातावरण इसमें है। और ये एक जो साधारण मटेरियल से गांव के महज जो आइलैंड के द्वीप के गांव के जो महज अनपढ़ अल्प शिक्षित जो किसान हैं, मछुआरे हैं, उनके जीवन को लेकर एक महान रचना जॉन मिलिंगटन सिंह ने की है। तो इसका एक फिल्म वर्सन भी उपलब्ध है, 1935 में बना था। और भी मॉडर्न युग में भी शायद फिल्म बने थे, आप देख सकते हैं। 35 वाला मैंने देखा है, ब्लैक एंड वाइट में है, बहुत ही सुंदर है। और जॉन मिलिंगटन सिंह उनकी भाषा को बहुत बढ़िया से देखा परखा था, सुना था। और वो दूतल्ले में उसका एक लॉजिंग था जहाँ वो रहता था, और वहाँ तख्ते के छत से वो सुना करता था उनके नौकरानियों की आवाज़ें, और उनकी जो बोली बड़ी मीठी और बहुत ही म्यूज़िकल होती थी। तो उनकी बोली को थोड़ा सा उसको रिफ़ाइन करके, थोड़ा सा हाइटन करके, थोड़ा सा उसमें स्टाइलाइज करके एक सहज सरल भाषा में ये नाटक लिखा हुआ है, जो कोई भी पढ़ सकता है। बहुत ही सुंदर भाषा में लिखे हुए है, कोई भी पढ़ सकता है, सिंपल है और 8-10 पन्ने का है। यू कैन रीड इन वन सिटिंग, एक बार बैठ के आप पढ़ सकते हैं, जैसे किसी कहानी को पढ़ सकते हैं एक सिटिंग में, वैसे ही इस नाटक को भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।